जूम। दोस्तों ये प्लेन जा रहा है इंग्लैंड, इसमें दो इंडियन दोस्त सवार हैं और ये प्लेन अब हीथ्रो एयरपोर्ट पे खड़ा हो चुका है। यात्री प्लेन से निकल रहे हैं और उसी वक्त दो इंडियन दोस्तों में लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक इंडियन दोस्त ने दूसरे इंडियन दोस्त पर ब्लेड से हमला कर दिया। हाफ मर्डर का चार्ज उस पर लगेगा। अब सवाल यह है कि प्लेन के अंदर हुई यह घटना कौन से देश की टेरिटरी के अंदर आएगी। इस वीडियो में यही हम देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक है जी, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्लेन को हम रख देते हैं, ये हमने रख दिया। और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जनाब, टेरिटरी यहां लिखते हैं हम, टेरिटरी हमने यहां लिखा। टेरिटरी होती है दो तरह की, एक होती है पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलते हैं, या इसका एक नाम और भी है, इसको ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी बोलते हैं। ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी इसको कहा जाता है। और एक होती है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, यहां लिख देते डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसका एक नाम और भी है, इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी, चलिए जी हमने लिख दिया है। ये दो हो गया, पॉलिटिकल फ्रंटियर या ज्योग्राफिकल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, इन सबका मतलब एक ही है। तो ये हम लिख देते हैं, ये और ये एक है और ये एक है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते भी आगे। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी एक सिंपल सी टेरिटरी, यानी कि इंडिया का मैप। जो इंडिया का मैप है वो पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। ये देखिए, ये जो इंडिया का हमने मैप बनाया है, ये इंडिया का मैप भाई जैसा आता है वैसा बना रहा हूं। ये इंडिया का मैप, तो जो इंडिया का मैप है ये इंडिया की ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल टेरिटरी है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी इससे थोड़ी बड़ी होती है, यानी कि इसमें ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात करें, इसके अंदर ये इंडिया का मैप तो आएगा ही आएगा, यानी कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो इसके अंदर आएगी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो इसके अंदर आएगी ही आएगी, प्लस तीन चीज और आएगी, +1 +2 +3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये पॉलिटिकल टेरिटरी आएगी, यानी ज्योग्राफिकल टेरिटरी आएगी, प्लस तीन चीज और आएगी। यही तो हमें पढ़ना है कि वो तीन चीज क्या है जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टेरिटरी ये नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। और जो पॉलिटिकल, ये जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, अब आपको ये दो तरह की टेरिटरी समझ में आ गई होगी। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ये तो सिंपल ही है, इंडिया का मैप, इसमें इंडिया का मैप भी है, प्लस तीन चीज और है। वो तीन चीज क्या है, यही तो सारा खेल है, उसी को हमें पढ़ना है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं इसकी। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया। हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है जी, चलिए डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। हैशटैग डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हमने लिखते हैं यहां पे। इसका एक नाम और भी है, आप जानते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी। चलिए, तो भाई इसे करने के लिए पहले हमें हमारे प्यारे भारत देश का एक नक्शा बनाना पड़ेगा। हम यहां बना लेते हैं भाई, जैसा आता वैसे बनाऊंगा मैं। तो यहां पे मैंने ये किया, ये हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, ये हमारे प्यारा भारत है, इंडिया का मैप है। ये हमने बना दी है ज्योग्राफिकल टेरिटरी, तो ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, यहां लिख देते हैं
ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, टेरिटरी, ये टेरिटरी लिया हमने, ठीक है। चलिए जी, तो अब क्या करना है भाई, इंडिया का मैप हो गया। तो इंडिया से एक प्लेन चला, ये दिल्ली है, यहां से एक प्लेन चला और ये इंग्लैंड बना दिया हमने, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, ठीक है। प्लेन चला और प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाकर रुक गया और प्लेन में हो गया कांड, एयरपोर्ट पे हो गया, एयरपोर्ट पे नहीं हुआ है, ये प्लेन के अंदर हुआ है। तो ये जो कांड हो गया है, जो ब्लेड मार दिया एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को किसी लड़ाई में, तो ये जो उस पे जो टेरिटरी, किस देश की टेरिटरी में ये मामला हुआ है, ये इंडिया की टेरिटरी में मामला हुआ, क्योंकि वो जो प्लेन है वो एयर इंडिया का प्लेन है, इंडिया का प्लेन है। इसलिए अगर ये घटना एयरपोर्ट पे हुई होती तो ये इंग्लैंड की टेरिटरी का पार्ट होती, पर क्योंकि ये घटना प्लेन के अंदर हुई है और प्लेन कहां का, प्लेन इंडिया का है, तो ये इंडिया की टेरिटरी में हुआ गया मामला माना जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट जो बनता है, जो पहला पॉइंट था वो ये था कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड, owned and operated by normal resident of a country, normal resident of a country। अभी मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा इसको। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज are part of domestic territory, domestic territory of India। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा समझा देते हैं, वेरी सिंपल। वो ये कह रहा है कि शिप और एयरक्राफ्ट जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि इंडिया के किसी व्यक्ति द्वारा, किसी एयरलाइंस द्वारा जो ओन्ड है, जो इनके मालिक हैं, ओन इंडिया की कंपनी ओन करती है उसको, वो प्लेन और शिप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। ये पहला पॉइंट। 3 पॉइंट बताया मैंने आपको, 3 पॉइंट है इसके अंदर, 3 में से पहला पॉइंट ये है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये हुआ, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है कि प्लेन बिटवीन, कोई भी कंट्री मान लो, बिटवीन, या ऐसे लिखते हैं इसको, एरोप्लेन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, है ना, एरोप्लेन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, अब तो टाटा एयरलाइंस हो गई है, एरोप्लेन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बिटवीन सिंगापुर एंड जापान। बताओ, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन है, सिंगापुर और जापान में वो ऑपरेट कर रहा है, वो भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ये तो सारा खेल है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो प्लेन कहीं भी चला जाए, इंडिया का प्लेन है, दुनिया में कहीं भी चला जाए, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। चलिए, पहला पॉइंट हमने कर लिया है। दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए हमें कुछ समझाना पड़ेगा आपको, वो ये कि देखो, ये हमारी जो है ये हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को बोलते हैं। ये तो जमीन का हिस्सा है ना भारत का, और भारत तीन जो है तरफ से, 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है। यहां पे इंडियन ओशन है, यहां पे अरेबियन सी है, यहां पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो पानी का एरिया, ये भी तो हमारा होगा, लेकिन सारा नहीं होगा, पूरा समुद्र हमारा थोड़ी है। इंडिया के कोस्टल एरिया से लगा हुआ समुद्र की जो सीमा है, वाटर टेरिटरी इसको बोलते हैं, वो भी हमारा हिस्सा है, लेकिन सारा नहीं है। 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको अगर हम किलोमीटर में बनाएं तो ये बनता है 22.2 किलोमीटर। तो ये पूरा एरिया जो है वो इंडिया का है। देखो मैं बनाता हूं यहां पे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे कर दिया, ये जो एरिया है, ये जहां श्रीलंका आ गया, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये मैं बना रहा हूं आपको,
आपके लिए जो मैं बना रहा हूं, ये जो पूरा एरिया है ये इंडिया की वाटर टेरिटरी है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स, यहां श्रीलंका बना देते हैं, ये श्रीलंका बना दिया हमने, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल्स माइल्स, ठीक है। लगभग ये पड़ता है 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर का एरिया ये पड़ता है। ये इंडिया की बॉर्डर टेरिटरी है। यहां हम कुछ भी करें, किसी को क्या मतलब, इंडिया की टेरिटरी हम कुछ भी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसके बाहर का जो एरिया है, जैसे कि ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाला एरिया हो गया, मैं रेड मार्कर से इसको मार्क कर रहा हूं। ये जो एरिया है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। यहां लिख देते हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इंटरनेशनल वाटर्स। यहां पे वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, वाटर में एस लग गया, समुद्र बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल वाटर्स है, ठीक है। जो लाल वाला एरिया वो इंटरनेशनल वाटर्स है, वो समुद्र है जो किसी का भी नहीं है, सबका है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर कुछ भी करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ करना है तो हमें इंटरनेशनल बॉडी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन मिलने के बाद हम यहां पे इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ भी लगाएं, 3 चीज लगती है, भी समझाऊंगा क्या 3 चीज है। तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं, फिर थोड़ा उसको और डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर टेरिटरी क्या होती है, 12 नॉटिकल माइल्स तक की होती है। इसके बाद का जो एरिया वो इंटरनेशनल वाटर्स होता है। चलिए, तो हम इसको करते हैं। तो यहां पे आएगा हमारा कि 3 वर्ड आता है, जैसे एक आता है फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अभी समझाऊंगा क्या होते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म owned and operated by, owned and operated by normal resident in international waters, in international waters, having exclusive rights, are part of domestic territory of India, domestic territory ऑफ इंडिया। अभी इसको समझाता हूं, देखो बहुत ही सिंपल है। चलिए जी, ये काफी बड़ा पॉइंट बन गया है ना। एक पॉइंट और इसका वो और करेंगे, थोड़ा इसको समझते हैं पहले। देखो भाई, सबसे पहले फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स का मतलब मछली पकड़ने के लिए जो नाव वगैरह होती है ना, वो फिशिंग वेसल्स होती है, नाव वगैरह हो गई। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ये आपने कभी देखा होगा कि समुद्र से तेल निकालने की जो मशीन है उसे बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, समुद्र से तेल निकालने की मशीन, वो हो गई। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये क्या लिखा मैंने, अच्छा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म नहीं लिखा मैंने यहां पे, तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यहां लिख देता हूं, प्लेटफॉर्म, फिर लिखता हूं ओन्ड, ठीक है, ओन्ड लिख दिया। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, भाई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं तैरते हुए, जो पानी में जहाज तैरते हैं ना। और आपने कई बार देखा होगा नेवी से रिलेटेड जो फिल्में होती हैं उनमें फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके ऊपर आके प्लेन रुकते हैं, प्लेन उन पे आके, मैं अभी प्लेन नहीं दिखाता हूं आपको, तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पे आके प्लेन रुकते हैं। देखो मैं दिखाई देता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है और प्लेन आके यूं उनके ऊपर आके रुकते हैं समुद्र में, तो उसे बोलते हैं हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये तीनों चीजें, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अगर ये तीनों चीजें इंडिया की वाटर टेरिटरी के अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टेरिटरी के अंदर जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अगर ये तीनों चीजें इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, परमिशन ली हुई हमने, मतलब परमिशन लेने के बाद हुआ ये, बिना परमिशन के नहीं लगा सकते, एक्सक्लूसिव राइट्स, अधिकार हमें ही है इंटरनेशनल वाटर में उसको ऑपरेट करने का। तो ये तीनों चीजें इंटरनेशनल वाटर्स में होते हुए भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। ये तो सारा खेल है। अब मान लीजिए कि ऑयल एंड नेचुरल गैस रेग लगी है इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडियन लोग यहां काम कर रहे हैं और यहां पे कोई क्राइम हो जाए तो किस देश का कौन से देश का कानून लगेगा उसके ऊपर? इंडिया का कानून लगेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में होते हुए भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया आपको जी? बहुत बढ़िया। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिए हैं। तीसरा पॉइंट और है भाई इसका, वो और करते हैं। तीसरा पॉइंट कहां लिखूं? यहां तो शायद आ नहीं पाएगा, पहला पॉइंट मिटा देते हैं, फिर यहां तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चलिए ये तीसरा पॉइंट हम यहां पे इसको मिटा देते हैं, तीसरा पॉइंट यहां लिखेंगे, तीसरा पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं भाई। तीसरा पॉइंट ये कहता है, अरे इंडिया कैसे मिट गया? क्या बात है जी, ये हमारा प्यारा भारत है। चलिए तो तीसरा पॉइंट ये है कि एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट located abroad are part of domestic territory of India, domestic territory of India। ये तीसरा इसका पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट देखो भाई कितना सिंपल है। एम्बेसी के बारे में आप जानते होंगे कि एम्बेसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह होती है जहां से हमें वीजा वगैरह मिलता है किसी दूसरे देश में जाने का। और तो एक सिंपल से कॉमन मैन के लिए इसकी ये इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर एक देश दूसरे देश से जो संपर्क स्थापित करता है वो एम्बेसीज के थ्रू करता है। दो देशों के बीच में कनेक्टिंग रोल जो है वो एम्बेसी प्ले करती है। तो देखो एम्बेसी, अब ऐसा मान लीजिए कि यहां पे जगह है, चलिए यहां कहां माने, चलो यहां ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? नहीं दिख नहीं रहा आपको शायद यहां पे ना, कोई बात नहीं। यहां पे कोई एक देश है, चलो यहां पे यूरोप का कोई देश मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते, पोलैंड मान लेते हैं, पोलैंड यहां पे है, ठीक है? पोलैंड के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी पोलैंड के अंदर है, तो जो इंडियन एम्बेसी पोलैंड के अंदर है वो फिजिकली पोलैंड के अंदर है, लेकिन इंडियन एम्बेसी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। यही तो बात है। पोलैंड के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो पूरा जो एरिया जहां वो इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, पूरा एरिया, पूरी बाउंड्री वो फिजिकली लोकेटेड है पोलैंड में, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। यहां जो कुछ भी होगा वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। और ये बात आप जानते हैं कि पोलैंड में अगर इंडियन एम्बेसी पे अटैक हो गया तो वो अटैक पोलैंड पे नहीं माना जाएगा, वो इंडिया पे हुआ अटैक माना जाएगा, ठीक है? एम्बेसी ये होती है। तो एम्बेसी फिजिकली दुनिया के किसी भी कोने में लोकेटेड हो, लेकिन जिस देश की एम्बेसी होती है उसी देश की टेरिटरी के अंदर आती है, ठीक है? एम्बेसी हो गया, ऐसे ही कॉन्सुलेट हो गया। एम्बेसी का छोटा रूप कॉन्सुलेट होता है। जैसे मान लीजिए एम्बेसी यूनिवर्सिटी है, कॉन्सुलेट स्कूल है। बड़े बड़े काम एम्बेसी में होते हैं, छोटे छोटे काम कॉन्सुलेट में होते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह होता है कि लड़ने के लिए जगह देना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस देश की होती है उसी देश की टेरिटरी के अंदर आती है। इसका एग्जांपल आप देखो ऐसे कि यहां पे पाकिस्तान है, एक देश है पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान मान लो, ठीक है? तो पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा पाकिस्तान का, ये आप ऐसा मान लेते हैं, ये जो हिस्सा है ये अमेरिका की, यूएसए की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। यूएसए ने यहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिश किया है अफगानिस्तान में आतंकवादियों से लड़ने के लिए, ठीक है? ठीक है, मैंने हालांकि चाइना बना दिया उधर, कोई बात नहीं, ये अफगानिस्तान है तो ऐसा मान लेते हैं, वो इधर है मैंने उधर बना दिया, कोई बात नहीं। तो यूएसए ने पाकिस्तान का इतना हिस्सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां लगाया है
और यहां से वो अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है, वहां से अफगानिस्तान के लोग भी हमला करेंगे, मतलब अफगानिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो वहां पे हमला करेंगे। तो जो हमला, जो लड़ाई होगी ना, ये फिजिकली तो पाकिस्तान में होगी है, लेकिन ये अमेरिका के साथ लड़ाई होगी। तो ये जो पूरा एरिया है वो अमेरिका की टेरिटरी का पार्ट है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब तक पाकिस्तान के इस एरिया में अमेरिका की मिलिट्री रहेगी तब तक वो अमेरिका का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो है दुनिया के कहीं भी अब्रॉड, विदेश में कहीं पे भी हो, 3 पार्ट ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी, काफी बड़ी वीडियो होगी, 21 मिनट हो गए इसमें, 21 मिनट से ज्यादा की वीडियो होगी। चलिए कोई बात नहीं, तो ये था हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी बिगर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 3 पॉइंट और आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस। मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने इसको मिटा दिया यहां पे, ये इसको मैंने यहां पे मिटा दिया है। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस करेंगे हम। ये हमने कर दिया यहां पे पार्टीशन, यहां पे लिख दिया हमने रेजिडेंट, रेजिडेंट यहां लिखते हैं या सिटीजन लिखते हैं, चलो यहां सिटीजन लिखते हैं, सिटीजन यहां लिखा है हमने और रेजिडेंट यहां लिखा है। ठीक है, चलिए सिटीजन रेजिडेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेजिडेंट का मतलब सिंपल है कि अगर आप किसी एक देश में गए और उस देश में आप 1 साल से ज्यादा वहां रह लिए तो आप ऑटोमेटिकली उस देश के रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो रेजिडेंट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वहां 1 साल से ज्यादा रहना। एक कंडीशन और भी है कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में लाया करता हो। पहले लिखते फिर इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देर आर 2 कंडीशंस। अ पर्सन इज अ रेजिडेंट, यहां पे लिख देते हैं, अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। तो भाई जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ही रेजिडेंट हो, इंस्टीट्यूशन भी रेजिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन और एन institution, a person or an institution can be a resident of a country if he/it resides, रहता है, या lives लिखते हैं, lives in that country, lives in that country for more than 1 year and his/her economic interest also lies in that country। चलिए, ये है हमारा सिस्टम। तो 2 कंडीशन होगी इसके अंदर, एक तो है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वहां रह जाए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश के अंदर लाया करता हो। अच्छा, 1 साल से ज्यादा रहना तो बहुत ही आसान है, आप उस देश में गए, 1 साल से ज्यादा आप वहां रह रहे हो, आप वहां के रेजिडेंट बन गए। दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो और भी इजी है कि आप उस देश के अंदर आप अर्न कर रहे हो, नहीं तो चलो अर्न कहीं और कर रहे हो, तो आप वहां पे स्पेंड कर रहे हो, वहां पे आप सेव कर रहे हो। अर्निंग, स्पेंडिंग और सेविंग, तीनों में से कोई भी एक काम अगर आप वहां कर रहे हो तो वहां का आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाया करेगा। जाहिर सी बात है, जहां हम रहते हैं वहीं पे हम खर्च करते हैं। अब अमेरिका जाओगे तो वहीं पे ही खर्चा करोगे तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहां लाया कर जाएगा, तो आप वहां के रेजिडेंट हो जाओगे। यहां पे 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो वहां पे किसी देश के अंदर 1 साल से ज्यादा रह ले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां लाया करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिटीजन होने के लिए भैया, अ पर्सन इज अ सिटीजन इफ अ पर्सन, इसको ब्लैक से लिखेंगे, अ पर्सन इज अ सिटीजन, अ पर्सन इज अ सिटीजन। अच्छा, इसको इंडिया के रेफरेंस में देख रहे हैं, ठीक है,
इसको इंडिया के रेफरेंस में देख रहे हैं। अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ए ही और शी इज बॉर्न इन इंडिया। अगर इंडिया में बॉर्न हो गया तो इंडिया का ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाएगा। ही और शी इज बॉर्न इन इंडिया। दूसरा, ही और शी applies for citizenship and permission granted by government। ठीक है जी, ये है। तो भाई हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम है सिटीजनशिप का, और इंडिया का सिस्टम यह है कि इंडिया में अगर आप बॉर्न हुए हो, इंडिया में अगर आप पैदा हुए हो, तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। इसके अलावा एक और तरीका है, अभी अब सभी को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि वो इंडिया में पैदा हो, तो उसके लिए एक पॉइंट और भी है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो और आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दे, तो परमिशन मिलने के बाद आप इंडिया के सिटीजन हो जाओगे। ये भी एक तरीका है ना। तो देखो एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं जो पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे, अदनान सामी, शायद आप जानते हो। उनका एक बड़ा फेमस गाना था कि झोली मेरी भर दे या मोहम्मद लौट के मैं ना जाऊंगा खाली, बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना है। तो ये जो सिंगर थे ये बॉर्न पाकिस्तान में हुए थे, और कई सालों बाद, शायद 20-25 सालों बाद इनको इंडिया ने सिटीजनशिप दे दी। अब ये जो सिंगर हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं, अब पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, इंडिया के सिटीजन है। सिटीजन होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप जानते हैं कि एक तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ये सब लोग नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा जो फायदा वो ये कि आप वोट दे सकते हो, सॉरी वोट, आप बटन दबाते ना, आप वोट दे सकते हो, और वोट देके आप सरकार चुन सकते हो। और सिटीजन के राइट्स ज्यादा होते हैं, रेजिडेंट के राइट्स लगभग ना के बराबर होते हैं। तो अगर इसमें हम करें एक और डिफरेंस, अगर हम करें तो डिफरेंस ये बनता है, ये तो मीनिंग हो गई इसकी, और ये इसका जो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सिटीजन है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। तो इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, और ये रेजिडेंट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझा देते हैं। लीगल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब है कि भैया कानून की बात आएगी वहां पे सिटीजन को देखा जाएगा, और जहां पे इकोनॉमिक्स की बात आएगी, जहां पे इकोनॉमिक्स की बात आएगी वहां पे रेजिडेंट को देखा जाएगा। इकोनॉमिक्स कहती है कि हमें रेजिडेंट से मतलब है क्योंकि ये देश की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स इनको जो है इनको प्रमोट करती है, रेजिडेंटशिप को प्रमोट करती है। ठीक है, ये हो गया सिटीजन और रेजिडेंट के बीच में डिफरेंस। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, वो ये है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और इसमें देखते हैं कि सिटीजन रेजिडेंट में क्या और डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए ये इसको मिटा देते हैं, हमने मिटा दिया। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि भाई, एग्जांपल ये है कि भाई एक जापान से एक व्यक्ति है जो इंडिया आए हैं। किस लिए आए हैं? ताजमहल देखने के लिए आए हैं, साइट सीइंग जिसे बोलते हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं। और इंडिया आए हैं और 2-4 महीने रुके, फिर चले गए जापान, है ना। तो एग्जांपल है कि अ जापानीज केम टू इंडिया फॉर विजिटिंग ताजमहल। ठीक है, सिंपल सी बात है, ताजमहल देखने आए हैं। अब आपको बताना है कि जापानीज जो इंडिया आए हैं ताजमहल देखने के लिए, ये सिटीजन कहां के हैं और रेजिडेंट कहां के हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम सिटीजन और रेजिडेंट। सिटीजन, दूसरा रेजिडेंट, सिटीजन और रेजिडेंट। तो भाई देखो सिटीजन कहां के हैं, भाई जापानीज पैदा कहां हुए हैं? जापान में पैदा हुए हैं, तो सिटीजन कहां के हैं? जापान के। तो जापान के सिटीजन हैं भाई साहब, जापान के। और रेजिडेंट कहां के हैं? रेजिडेंट भी जापान के हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया आए हैं ताजमहल देखने के लिए,
तो इंडिया में वो 1 साल से ज्यादा नहीं रहे हैं, 1 साल से पहले ही चले गए हैं। 1 महीने की ट्रिप पे आए थे, 1 महीने। अच्छा, यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखो इतना टेक्निकल नहीं होते। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में ताजमहल देखने आएगा तो जाहिर सी बात है 1 साल से ज्यादा तो रुकेगा नहीं वो, है ना। तो ताजमहल देखने आया तो वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा नहीं रुका है, वो जापान चला गया, 1 साल से पहले ही चला गया, तो वो रेजिडेंट भी जापान का ही है, रेजिडेंट भी जापान का ही। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका ये है कि भाई यू, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। यू वेंट टू यूएसए फॉर स्टडीइंग एंड लिविंग देयर फॉर 2 years। आप अमेरिका गए पढ़ाई करने के लिए और 2 साल से वहां पे रह रहे हैं, तो आप सिटीजन कहां के हुए और रेजिडेंट कहां के हुए, इसकी चर्चा करते हैं। आपको पता तो लगी गया होगा, खैर सिटीजन कहां के हैं और दूसरा रेजिडेंट कहां के हैं, रेजिडेंट कहां के, ठीक है। सिटीजन आप इंडिया के हैं क्योंकि आप इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो आप सिटीजन हैं इंडिया के, तो इसको लिख देते हैं इंडिया। सिटीजन आप इंडिया के हैं। रेजिडेंट कहां के हैं आप, मतलब किस देश में आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं। आप अमेरिका में रह रहे हैं 2 साल से ज्यादा, मोर देन लिविंग मोर देयर फॉर 2 साल से वहां रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा आप वहां रह रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अमेरिका के रेजिडेंट हो गए हैं। तो रेजिडेंट आप हैं यूएसए के, ठीक है। तो ये इसके 2 एग्जांपल हो गए, दिस एंड दिस, ठीक है जी। कोई अगर आपको दिक्कत हो, सजेशन हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इसको और कवर कर लेते हैं, फिर हम ये वीडियो समाप्त कर देंगे। ये हमने इसको मिटा दिया। चलिए एक टॉपिक और कवर कर रहे हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो ये मैंने यहां पे किया ऐसे, और ये मैंने यहां पे किया, यहां पे लिख दिया मैंने फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, यहां लिखा ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ठीक है भाई, क्या बात है। यहां लिख दिया बेस और यहां लिख दिया हमने मीनिंग, मीनिंग। फैक्टर इनकम, भाई फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, हमने मेहनत की है इसलिए हमें वो फैक्टर इनकम मिलनी चाहिए। एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी, उसका एक गाना था कि साडा हक अट्ठे रख, साडा हक अट्ठे रख। तो जो हम हक मांग रहे हैं वो हमारी मेहनत की कमाई है, वो फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम बिना फैक्टर दिए नहीं मिलती, यानी कि आपने कुछ दिया है तभी आपको फैक्टर इनकम मिल रही है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने दिया है तभी आपको वो इनकम मिलेगी। अब इसका एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो है कि इट रेफर्स टू द इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम which we get after providing factor of production, factors of production, factors of production मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 1 में आपको समझाया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फिर भी हम यहां लिख लेते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ENT, ठीक है जी। ये है, यानी कि ये 4 चीज आपने दी है तभी जाके आपको इनकम मिल रही है, तभी आपको उस इनकम पे हक है, उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। एग्जांपल अगर इसका देखें हम, एग्जांपल अगर हम देखें तो लैंड के बदले में मिलता है रेंट, रेंट पे हमारा हक है क्योंकि हमने लैंड दिया है तो रेंट पे हमारा हक बनता है। लेबर, हमने वहां मेहनत की है, हमने मजदूरी की है, काम किया है, तो वेजेस पे हमारा हक बनता है। कैपिटल, हमने किसी को पैसा उधार दिया है तो उस इंटरेस्ट कमाने पे हमारा हक बनता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और
एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आपने बिजनेस में अपनी बुद्धि लगाई है, अपना दिमाग दिया है, आप बिजनेस के पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट पे आपका हक बनता है। तो प्रॉफिट, ये हो गई आपकी फैक्टर इनकम। ठीक है। ट्रांसफर इनकम वेरी सिंपल, जो बिना कुछ दिए मिल जाती है। सेम डेफिनेशन यहां पे आपको कॉपी पेस्ट करना, बस एक डिफरेंस करना है। यहां पे लिखे ना आफ्टर प्रोवाइडिंग, जो यहां लिखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग, इसकी जगह लिखना है विदाउट प्रोवाइडिंग। विदाउट प्रोवाइडिंग, बिना दिए, विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने नहीं दिया लेकिन फिर भी हमें इनकम मिल गई, उसे ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल है इसके, देखो इसके एग्जांपल, एक तो डोनेशन, ठीक है, डोनेशन में ऐसे मिल जाता है, डोनेशन हो गया, और इसमें स्कॉलरशिप हो गई, और चैरिटी हो गई, है ना, एटसेट्रा, ये चीजें होती हैं। एक देखो, मैं आपको थोड़ा एक और डिफरेंस बताता हूं, मतलब ऐसे ही लर्न करने के लिए है कि फैक्टर इनकम में जब हम पैसा मांगते हैं तो ऐसा मांगते हैं। फैक्टर इनकम हमारा हक है, हम ऐसा पैसा मांग रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम जब हम पैसा मांगते हैं तो उसमें दया का भाव होता है, दे दीजिए जी, दया, झोली उठते हैं, है ना। तो ये एक हल्का सा डिफरेंस है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया। अब इसका करते हैं कॉन्सेप्ट। तो भाई कॉन्सेप्ट की अगर चर्चा करें तो भाई फैक्टर इनकम अभी भी समझाया था कि हमारा हक है, हम पैसा मांग रहे हैं, इज्जत से पैसा मांग रहे हैं, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ट्रांसफर इनकम जो है वो एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, रिसीट कॉन्सेप्ट। ये हम पैसा मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, लेकिन हम इसमें हक है हमारा, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। अर्निंग कॉन्सेप्ट और रिसीट कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा डिफरेंस और कर लेते हैं, वो है हमारा नेचर। तो भाई देखो, नेचर की अगर बात करें तो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम में भी आती है और नेशनल इनकम में भी आती है, मतलब इंक्लूड होती है। जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो फैक्टर इनकम को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम को आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दोनों में आती है। तो फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन बोथ, दोनों में आती है। ए डोमेस्टिक इनकम में भी आती है, बी नेशनल इनकम में भी आती है, हाँ जी, डोमेस्टिक इनकम में भी आती है, नेशनल इनकम में भी आती है। ये नहीं आती तो ये एक्सक्लूडेड होती है, नॉट इंक्लूडेड लिख देते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन बोथ, दोनों में ही नहीं आती। ठीक है। तो भाई ये हमारा यहां पे ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, अच्छा स्कॉलरशिप जो है, इसमें कई बच्चों को सवाल उठता है कि स्कॉलरशिप कैसे ट्रांसफर इनकम है, जबकि हम मेहनत करते हैं हमें स्कॉलरशिप मिलती है। भाई जो मेहनत आप करते हैं वो आप अपने लिए तो करते हैं, कि आपने सरकार के लिए मेहनत की है, जो सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी, सरकार तो खुश होकर एक इनाम के रूप में आपको स्कॉलरशिप देगी। आपने सरकार के लिए कुछ नहीं किया है, जो आप करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, अपने लिए करते हो। ठीक है, इसलिए स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसफर इनकम के अंदर आती है। तो भाई ये मैंने समझा दिया। कोई भी अगर आपको इसमें दिक्कत हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सजेशन भी अगर आपका कोई है तो जरूर देना सजेशन। और भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, जो हमेशा बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।